हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक मनी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये मनी और बैंकिंग वाला जो चैप्टर है बच्चों 6 मार्क्स का वेटेज देता है। तो मनी से भी क्वेश्चंस और बैंकिंग से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। मनी मनी के बारे में आप सभी जानते हैं बच्चों कि मुद्रा से है, जिसका हम प्रयोग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए किया जाता है। लेकिन जब मनी नहीं थी उस समय कैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज का आपस में ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता था बच्चों? तो वो है आपका बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे ये हमारे गुड्स हैं, मैंगो, एप्पल्स, पल्सेस और बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं। तो किसी के पास मैंगो हैं और एक दूसरा बंदा है जिसके पास एप्पल हैं, तो वो क्या करते थे बच्चों, एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं कि भाई मैं आपको मैंगो दे दूंगा, आप मुझे एप्पल दे दीजिए, हमारी जो वांट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो इसे बोलते थे बच्चों हम बार्टर सिस्टम। इसका दूसरा नाम है सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी। कि कॉमोडिटी के बदले मैंने क्या करा बच्चों, कॉमोडिटी उससे ले ली, कॉमोडिटी दी और कॉमोडिटी ले ली और हमारी जो वांट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता था बच्चों कि मैंगो मेरे पास हैं और मुझे आवश्यकता है बच्चों पल्सेस की, तो मैं उस बंदे को ढूंढता था कि जिसको मैंगो चाहिए और जिससे और पल्सेस वो बेचना चाहता हो, जिससे मैं उससे पल्सेस वगैरह ले लूं। तो क्या करते थे बच्चों कि मैं एक गांव से दूसरे गांव में ढूंढता था उसको पल्सेस लेने के लिए। अगर एक गांव में ना मिले तो मुझे दूसरे गांव में जाना पड़ता था। तो मेरा जो है टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता था, प्रॉब्लम्स होती थी बच्चों बहुत ज़्यादा मुझे। और अगर वो मिल जाए कि भाई मेरे पास मैंगो हैं, उसके पास पल्सेस हैं, तो हमारी जो वांट्स हैं अगर हम एक दूसरे इंटरचेंज कर लेते थे तो पूरी हो जाती थी, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होता था। ये भी एक इसमें बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक थी। ये भी होता था बच्चों कि जो हमारे पास गुड्स हैं उसकी जो वैल्यू है उसको मेज़र नहीं कर पाते थे हम। मेरे पास मैंगो हैं और किसी के पास मान लो दूसरा गुड्स है, हैन वगैरह हैं, मुर्गियां हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती थी कि मैं कितने उसको मैंगो दूं और कितनी मुझे वो मुर्गियां दें, हैन दें। ये भी बहुत ज़्यादा इसमें ड्रॉबैक थी बार्टर सिस्टम में। तो बच्चों एक तो मेजर ऑफ वैल्यू और एक था बच्चों डबल कॉन्स्टेंट ऑफ वांट्स। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में। और ये भी होता था बच्चों इसमें कि मान लो मुझे भविष्य में पेमेंट करना है किसी चीज़ का, मैंगो है कि मैंने आज किसी बंदे से, किसी के पास मैंगो थे, मैंने उससे मैंगो ले लिए कि भाई मैं जो हूँ आपको जो है 1 साल बाद आपको लौटा दूंगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि उसमें वो चाहता था दूसरा बंदा कि मुझे सेम क्वालिटी के मैंगो मिलें। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता था कि मैंगो उसी क्वालिटी के उसको मिल जाएं। और कभी कभी ये भी होता था उसके दिमाग में कि हो सकता है उस समय डिमांड कम रहे, डिमांड कम हो जाए उनकी चीज़ों की,
तो ये भी उसके सामने प्रॉब्लम थी कि वो सेम क्वालिटी के चाहता था, लेकिन दूसरा बंदा उसको वो चीज़ें उसको नहीं दे पाता था, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अर्थात फ्यूचर पेमेंट। ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और एक प्रॉब्लम और रही है इसमें कि अगर गुड्स हमारे पास हैं, उनको स्टोर करने की प्रॉब्लम थी कि अगर मैं मैंगो चाहूँ कि 1 साल के लिए स्टोर कर लूँ, तो ये भी प्रॉब्लम्स थी कि वो 1 साल बाद तो ख़राब हो जाएंगे, यहाँ तक कि कुछ दिन ही चल पाते हैं, और ज़्यादा टाइम के लिए वो प्रॉब्लम थी कि भाई कैसे स्टोर करें अपने वेल्थ को। तो ये बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी। इनको जो रिमूव किया गया बार्टर सिस्टम के बाद, फिर मनी ने एंट्री करी, और जो ये प्रॉब्लम्स थी, जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, वो मनी के आपके फंक्शन बन गए। तो बच्चों, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आता है, व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, उसकी क्या ड्रॉबैक है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कि कोई स्टेटमेंट दिया होगा बच्चों, उसमें कमोडिटी से कमोडिटी की बात की गई है कि कमोडिटी के बदले कमोडिटी ली कि लेन देन चल रही है, तो ये कौन सी इकोनॉमी है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। तो वहाँ पर जब कमोडिटी से कमोडिटी की बात की जा रही है, इसका मतलब सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, तो ये आपको इसका मतलब बार्टर सिस्टम है। तो 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों देखते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है बच्चों। इट इज ए सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स टेक्स प्लेस विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना मनी के उस समय गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। तो ये जो सिस्टम है उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। दूसरा नाम है बच्चों इसका सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक के पास मैंगो हैं और दूसरे के पास एप्पल हैं, तो आपस में इंटरचेंज कर लिए उन्होंने कि आप मुझे एप्पल दे दें, मैं आपको मैंगो दे दूंगा। तो ये होता है बच्चों बार्टर सिस्टम। क्लियर। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या है बच्चों। नंबर 1, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। द गुड्स possessed by two different individuals must be needed by each other। जैसे ए, बी और सी, ये 3 बंदे हैं, जिसके पास मैंगो हैं, एक के पास एप्पल हैं और तीसरे के पास शूज हैं। तो जो मैंगो है जिसके पास, वो मैंगो सेल करना चाहता है, लेकिन परचेज करना चाहता है शूज। एक बी है दूसरा, जिसके पास एप्पल हैं, लेकिन वो परचेज करना चाहता है व्हीट। और तीसरे के पास वो सेल करना चाहता है शूज और परचेज करना चाहता है मैंगो। तो यहाँ पर जो ए पर्सन है, ये विलेजेस या शहरों में वहाँ पर देखता है कि किसके पास शूज हैं, लेकिन वो मैंगो लेना चाहता हो। तो ऐसा बंदा उसे ढूंढना पड़ता था। उसने बी के पास देखा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर वो दूसरे गांव में गया, वहाँ भी नहीं मिला। तीसरे में गया तो उसने देखा कि हाँ, एक बंदा तीसरा है जो
शूज़ सेल करना चाहता है और मैंगो को परचेज करना चाहता है। तो यहाँ पर दोनों की जो वांट्स हैं वो बराबर हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा लगता है, प्रॉब्लम्स होती हैं और कभी कभी मिल भी नहीं पाता वो बंदा। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसे कहते हैं लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, लेक। ठीक है। दूसरी है बच्चों इसकी लिमिटेशंस, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये भी इसके अंदर कमी थी कि मेजर नहीं कर पाते थे उसकी वैल्यू, मेजरमेंट ठीक प्रकार से वो नहीं कर पाते थे। वन गुड इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड, कि एक गुड्स की वैल्यू जो है दूसरे गुड्स की वैल्यू की टर्म्स में क्लियर नहीं हो पाती थी, क्योंकि देयर वाज नो मनी, उस समय पैसा नहीं था। जैसे एप्पल्स हैं, किसी के पास 20 एप्पल्स हैं, कोई ए पर्सन है जिसके पास 20 एप्पल्स हैं और एक बंदा है जिसके पास ए हैन है। अब इंटरचेंज कैसे करे, क्योंकि उसके पास 20 एप्पल है, एक हैन है, क्योंकि हैन की वैल्यू, अब प्रॉब्लम थी कि भाई हैन देने के बाद कितने एप्पल लूँ, 5 किलो, 10 किलो, 20 एप्पल्स ओनली। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम्स थी। इसका मतलब कि वो मेजर नहीं कर पाते थे कि वैल्यू कितनी है। तो ये भी इसके अंदर एक ड्रॉबैक थी, मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये थी बच्चों मेजर ऑफ वैल्यू, और एक थी बच्चों डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। ठीक है। अब एक है थर्ड बच्चों, लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, फ्यूचर पेमेंट। क्या मतलब होता है इसका बच्चों, फ्यूचर पेमेंट। इट इज एन एग्रीमेंट टू पे फॉर समथिंग एट ए लेटर डेट, कि एक तरह से एग्रीमेंट है कि भाई हमें पे करना है फॉर समथिंग एट ए लेटर डेट, कि बाद में उसको हमें पे करना है, अर्थात फ्यूचर पेमेंट। जैसे कि एप्पल्स हैं, एक बंदे के पास एप्पल्स हैं, कोई उसको लेना चाहता है बच्चों एप्पल्स को, तो वो अगर वो उसको दे देता है और वो कहता है कि भाई मैं आपको 1 साल बाद आपको दे दूंगा, तो ये जो गुड्स हैं बच्चों, वो ये चाहता है कि मुझे सेम क्वालिटी के मिलें, कि 1 साल बाद मुझे सेम क्वालिटी के दें। और उसके मन में ये भी होता है कि उस समय अगर डिमांड वगैरह उसकी कम हो गई तो फिर मुझे लॉस होगा, क्योंकि सेम क्वालिटी का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों। तो इसलिए फ्यूचर पेमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी उसके अंदर एक कमी थी बार्टर सिस्टम में, कि लेक ऑफ डेफर्ड ऑफ पेमेंट, लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। फोर्थ है बच्चों, लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर कमोडिटीज फॉर फ्यूचर एक्सचेंज पर्पस। जैसे फ्रूट्स है, मिल्क है, मीट है, जितनी भी हमारी जो कमोडिटीज हैं उनमें डिफिकल्टी थी, प्रॉब्लम थी फॉर फ्यूचर एक्सचेंज पर्पस के लिए। जैसे किसी के पास एप्पल्स हैं बच्चों, एक बंदा एप्पल है उसके पास और वो स्टोर करना चाहता है इनको, कि भाई मैं अपना जो वेल्थ है उसको स्टोर कर लूँ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए। लेकिन उस समय अगर वो कोशिश भी करे तो उससे एप्पल्स वगैरह वो क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे बिल्कुल। तो ये भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी बच्चों, एक ड्रॉबैक थी बार्टर सिस्टम में। तो यहाँ पर ये जो बार्टर सिस्टम की जो ड्रॉबैक्स हैं, ये नंबर 1 लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, दूसरी है बच्चों लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, और थर्ड है लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट।
और फोर्थ लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये क्या थी बच्चों, इसकी ड्रॉबैक्स थी बार्टर सिस्टम की। बहुत ईजी है। अब ये जो प्रॉब्लम्स थी किसने सॉल्व करी? धीरे धीरे चेंज आया, लोगों की सोच बढ़ी और उसके बाद जो है मनी आ गया जिसने ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करी। ये मनी है बच्चों, देखिए 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 500 के नोट। अब तो खैर बहुत चेंज आ गया है बच्चों। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, पेटीएम वगैरह, पेपर मनी सब है अवेलेबल। तो बच्चों मनी का जो क्वेश्चंस है कैसे आता है एग्जाम में कि व्हाट इज मनी एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या उसके कार्य हैं। तो मनी क्या है बच्चों, डेफिनेशन देखते हैं। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी कुछ भी हो सकता है बच्चों जो क्या एक्सेप्ट करे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू हो, स्टोर कर सकें, स्टोर ऑफ वैल्यू, और उसको हम क्या कर सकें, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट किया जा सके। वो क्या है बच्चों, मनी। अगर पुराने समय की बात करें, एंशिएंट टाइम्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, ये मनी का काम करते थे वहां पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसके बाद फिर मेटेलिक कॉइन्स आए, आयरन, कॉपर वगैरह के आए बच्चों, मेटेलिक कॉइन्स। ये बहुत थोड़ा हैवी हुआ करते थे, थोड़ा भारी हुआ करते थे, जिससे ये प्रॉब्लम्स रही इनमें। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स ये आए, क्योंकि ये रिसोर्सेज इनकी कमी थी। और फ्रॉम 1930 के बाद पेपर मनी आई, 500 वगैरह के नोट, 100 के, इस तरह के ये पेपर मनी आ गई। और अब तो आप देखते हैं प्लास्टिक मनी, जैसे डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, और अब ऑनलाइन भी पेमेंट होता है बच्चों पेटीएम से। तो ये क्या है बच्चों, मनी है। क्या है बच्चों, ये मनी। इसके बाद बच्चों कि मनी क्लियर हो गया आपको, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं द फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शन ऑफ मनी, ये इनके दो टाइप होते हैं बच्चों, प्राइमरी फंक्शन और एक होता है बच्चों सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर क्या आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा है बच्चों मेजर ऑफ वैल्यू। दोनों एम से बने हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी का एम है, इससे आप याद रख सकते हैं, ये जो एम देख रहे हैं आप, एम से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड में एस से फोकस करें, याद रखने का तरीका है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और एक है बच्चों आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। तो फंक्शन ऑफ मनी के क्या हो गए बच्चों, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लियर। अब इनको हम समझते हैं। फर्स्ट है बच्चों मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो वहाँ पर बार्टर सिस्टम में जो ड्रॉबैक्स थे, वो यहाँ पर आपके फंक्शंस बन जाते हैं, मनी के फंक्शन। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, एनी कॉमोडिटी कैन बी परचेज्ड और सेल। एनी कॉमोडिटी कैन बी परचेज, उसको परचेज कर सकते हैं या सोल्ड कर सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ मनी। मनी का अगर हम बात करें, उसके आधार पर अब हम किसी भी कॉमोडिटी को परचेज भी कर सकते हैं और उसको सोल्ड आउट भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि मनी आ गई है, अब कोई भी कॉमोडिटी है
उसको हम परचेज कर लें, क्योंकि भाई अगर मान लिया हमें चाहिए सेव, हम अपना मनी उसको दी, हमें पता है वैल्यू इतनी है उनकी, क्लियर है, तो इजीली हम उसको परचेज कर पा सकते हैं। और उसको अगर बेचना चाहें, सोल्ड करना चाहें, तो उसको हम बेच भी देते हैं, क्लियर। मनी बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल परचेसिंग पावर। जो परचेसिंग पावर है उसका क्या है बच्चों, मनी हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया है। और मनी ने क्या किया, रिमूव्स करा द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। ये जो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम चल रही थी, इसको किसने रिमूव किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने, अर्थात मनी ने क्या करा, उसको क्या कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की, अब हमें क्या है, एक गांव से दूसरे गांव में जाना नहीं पड़ता है। अब तो हमें जो सामान चाहिए हम उसको पैसा देते हैं और तुरंत उसको ले लेते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स थी हमारी रिमूव हो गई है, जो बार्टर सिस्टम में चली आ रही थी, क्लियर। मेजर ऑफ वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जितनी भी वैल्यू होती है, जितनी भी गुड सर्विसेज हैं, उनकी जो वैल्यू है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में। पता है हमें कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है। कि अगर हम बात करें कि प्राइस ऑफ पेंसिल का 5 रुपये है, क्लियर है, प्राइस ऑफ पेन का 10 रुपये है, ऐसे और बहुत सारी गुड्स हो सकते हैं जिनके प्राइस हमें मालूम होते हैं। अब क्योंकि ऑल कॉमोडिटीज आर मेजर्ड इन मनी टर्म्स में, इसको हमने क्या किया है, कॉमोडिटीज को मेजर किया हुआ है। तो क्लियर है बच्चों कि मेजर ऑफ वैल्यू हमारा क्या इजी हो गया है बहुत ज़्यादा। अब इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इट बिकम्स ईजियर फॉर एनीवन टू कंपेयर द रिलेटिव प्राइजेस ऑफ टू कॉमोडिटीज। अगर हमें कोई कॉमोडिटीज लेनी है बच्चों, खरीदनी है, तो हम आपस में उसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लिया कि भाई आपके पास मनी है और कार लेने जा रहे हैं आप, तो उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, मान लो 5 लाख है। तो 5 लाख की आपको पता है कि उसकी वैल्यू 5 लाख है, तो आप 5 लाख रुपए ही उसको पे करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, प्रॉब्लम्स थी, मेजर नहीं कर पाते थे कितनी वैल्यू है। तो ये क्या है बच्चों, मेजर ऑफ वैल्यू। ये क्या है, इसका दूसरा फंक्शन है मनी का। तीसरा है फंक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब फ्यूचर पेमेंट की बात की जा रही है, वो भी किसने रिमूव कर दी, मनी ने। मनी ने जो पहली प्रॉब्लम्स थी उनको, जो ड्रॉबैक्स चल रही थी बार्टर सिस्टम में, उसको रिमूव किया है मनी ने। मनी सर्व्स एज द मेजर बाय विच द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज रेगुलेटेड। इन टूडेज वर्ल्ड लोन्स आर जनरली गिवन। आपने देखा होगा लोन इजीली, आप आजकल आप देख रहे हैं कि लोन जनरली गिवन एंड टेकन, दिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं। एंड रीपेमेंट कैन बी इजीली पोस्टपोन्ड फॉर फ्यूचर डेट। के लिए क्या कर सकते हैं, अब हम इजीली पोस्टपोन्ड कर सकते हैं रीपेमेंट्स के लिए। एक्सिस्टेंस ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फंक्शन ऑफ मनी ओनली। कि जो एक्सिस्टेंस है बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट, जो हमें पैसा प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, आर पॉसिबल है ड्यू टू दिस फंक्शन ऑफ मनी ओनली। कि जो फंक्शंस है ये वाला, इसके आधार पर ही क्या होता है बच्चों, वो एक्सिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर फ्यूचर में जो पेमेंट्स होते हैं इजीली कर पाते हैं। कि लोन अगर हमें चाहिए तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम उसको लोन लेने गए बैंक में और वहाँ से हमने क्या ले लिया, पैसा, और उसके द्वारा फिर हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेस्ट, मतलब ईजी हो गया है, मनी ने क्या कर दिया, उसको ईजी कर दिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये है बच्चों स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इजीली आपको लोन अगर मिल जाए तो उसका आप इजीली जो है फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उसका पेमेंट कर सकते हैं बाय इंस्टॉलमेंट के द्वारा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ है बच्चों स्टोर ऑफ वैल्यू। अब
स्टोर करना बहुत ही इजी हो गया है। अपने वेल्थ को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। थ्रू वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, बट पीपल लाइक टू स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी के रूप में अब जो पीपल हैं इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं कि अपने जो वेल्थ है उसको हम किस फॉर्म में उसको स्टोर करें, मनी के रूप में। मनी इज मोस्ट कन्वीनियंट वे टू स्टोरिंग वेल्थ। बहुत ही एक आसान कन्वीनियंट वे है मनी को स्टोर करने के लिए। अपने धन को स्टोर करना है तो मनी एक बहुत अच्छा साधन है। स्टोर ऑफ वैल्यू इंप्लाइज शिफ्टिंग ऑफ परचेसिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। कि स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हो गया बच्चों कि जो परचेसिंग पावर है हमारी वो प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर बढ़ गई है। प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर, कि अगर हमें कोई चीज़ स्टोर करनी है तो फ्यूचर के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने वेल्थ को, धन को। तो परचेसिंग पावर हमारी शिफ्ट हो गई है प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर, शिफ्टिंग हो गई है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत इजी हो गया है बच्चों। अब इजीली हम चाहें तो अपना जो वेल्थ है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। कि जो पहले प्रॉब्लम थी कि भाई पहले स्टोर नहीं कर पाते थे, जो प्रॉब्लम्स होती थी, चूँकि गुड्स वगैरह थे उनको हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमारे पास मनी है। मनी ने ये जो प्रॉब्लम्स पहले चली आती है उसको अब हमने, इसको क्या हो गया है बच्चों, सॉल्व हो गई है। तो ये है बच्चों हमारी स्टोर ऑफ वैल्यू। तो क्या होगी फंक्शंस इसके मनी के? पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट्स मतलब फ्यूचर पेमेंट्स, और फोर्थ है स्टोर ऑफ वैल्यूज। क्लियर है बच्चों सबको फंक्शन ऑफ मनी? अब एक टॉपिक और है बच्चों छोटा सा, इससे भी क्वेश्चंस आ जाता है कि डिफाइन मनी सप्लाई एंड M1। ये है क्या, इसको डिफाइन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन मनी सप्लाई, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज M1। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको आइए समझते हैं। मनी सप्लाई क्या है बच्चों? मुद्रा की पूर्ति से मतलब है, इट्स रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by the people of a country at a particular point of time। at a particular point of time पर कि टोटल स्टॉक कितना है मनी का, जो हमारे देश में जो पीपल हैं उनके पास कितना मनी का स्टॉक है, टोटल वॉल्यूम कितना है। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित बिंदु पर कितना उनके पास मनी का स्टॉक है, उसे कहते हैं मनी सप्लाई। जैसे ये हमारे कंट्री है, उसके अंदर पीपल रह रहे हैं, और हमें मनी सप्लाई कैलकुलेट कैसे करें? हम देखते हैं बच्चों कि एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर 10 AM, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है कि 10 AM पर हम देखते हैं कितनी मनी सप्लाई है, कितनी करेंसी। तो कैसे पता करें कि जो पीपल हैं उनके पास कितना पैसा है, उनकी पॉकेट में, उनके घर पर कितना पैसा है, वो सारा एक साथ काउंट कर लेते हैं। लेकिन कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास भी होता है और बैंक के पास भी होता है बच्चों। जो गवर्नमेंट का पैसा है और बैंक का जो पैसा है उसको हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते। केवल जो पब्लिक है उनके पास कुल कितना पैसा है वो मनी सप्लाई में आता है। क्योंकि गवर्नमेंट और बैंक जो हैं क्या है, ये
सप्लायर हैं मनी के, तो इनको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे मनी सप्लाई में। क्लियर? तो ये ध्यान रखें बच्चों, जितना टोटल स्टॉक है मनी का पीपल के पास देश में एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वही हम मनी सप्लाई में काउंट करते हैं। तो ऐसे हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी मनी सप्लाई है। ओके, M1 की बात करते हैं, द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसमें M1, M2, M3, M4, लेकिन M1 ही आपके सिलेबस में है, M2, M3, M4 ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो M1 के बारे में समझते हैं बच्चों कि M1 क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई M1, CC प्लस DD प्लस OD, वेयर CC है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जिसमें नोट्स और कॉइन्स हैं, CC। ओके, दूसरा है DD, डिमांड डिपॉजिट, जो करंट अकाउंट में है ऑफ पीपल का विद कॉमर्शियल बैंक। कहां पर है? कॉमर्शियल बैंकों के पास है पैसा। किसका है बच्चों? जो पीपल है हमारे देश की। और थर्ड है बच्चों OD, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, कुछ पैसा RBI के पास भी डिपॉजिट होता है, वो आ जाएगा आपका अदर डिपॉजिट। तो CC तो क्लियर है कि ये जनता के पास पैसा है, नोट्स वगैरह कॉइन्स वगैरह जो भी हैं। और जब DD है उसको हम समझते हैं कि जो डिमांड डिपॉजिट होता है बच्चों, ये ध्यान से इसको समझते हैं कि बैंकों में जब पीपल जाते हैं बच्चों, मान लिया एक बंदा SBI के पास गया बैंक में, उसने 1,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए SBI में, अर्थात फिक्स डिपॉजिट करे 1,000 रुपये, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए क्या कर दिया उन्होंने? फिक्स डिपॉजिट किया है। तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है बच्चों, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि सारे कॉमर्शियल बैंक है। दूसरे बंदे ने 600 रुपये डिपॉजिट करे, एक सेविंग डिपॉजिट किया उन्होंने, क्योंकि सेविंग अकाउंट होता है, उसमें HDFC बैंक में गया और 600 रुपये उसने जमा कर दिए। क्योंकि इस पैसे को जो उसने जमा किया है उसको वो महीने में 2 बार 3 बार ही निकाल सकता है, तो इसको भी हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। जो तीसरा बंदा है उसने 1500 रुपये जो करंट अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करे PNB बैंक में 1500 रुपये, इसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस पैसे को, ये हाई लिक्विडिटी है, इसको आप दिन में, जो करंट अकाउंट है, 10 बार 15 बार 50 बार कितनी बार भी इसमें जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, क्योंकि इजीली है, पीपल का पैसा है, तो वहाँ पर जाकर कभी भी उसको निकाल के ले आएगा तुरंत। तो इसको हम मनी सप्लाई में काउंट करते हैं। ये मॉडरेट है लिक्विडिटी है, ये हाई लिक्विडिटी है, और ये तो आपका पैसा फिक्स्ड हो गया 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो इसको हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। और ना ही जो सेविंग में डिपॉजिट है पैसा, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते मनी सप्लाई में, लेकिन जो करंट अकाउंट में है उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। इसलिए यहाँ पर DD लिखा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट का और पीपल का विद कॉमर्शियल बैंक। क्लियर? OD की बात करते हैं, अदर डिपॉजिट्स है विद RBI के पास होता है। अदर डिपॉजिट में कुछ NBFC होते हैं,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, अर्थात वो बैंक नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो पैसा डिपॉजिट नहीं करते हैं, केवल लोन प्रोवाइड करते हैं। भाई बैंक क्या करते हैं, हमारे पैसे को जमा भी करते हैं और हमें लोन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, ये हमारा पैसा जमा नहीं करते हैं, लेकिन हमें लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। इस पैसे को हमने, जो एनबीएफसी है, 5,000 रुपये डिपॉजिट करे आरबीआई बैंक में। आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है। तो ये 5,000 रुपये किस में काउंट होंगे बच्चों? मनी सप्लाई में काउंट किए जाएंगे, जिसे कहते हैं ओडी, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो M1 क्या हो गया? याद रख सकते हैं, सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। याद करने का आसान इसी तरीका, वेयर। एग्जाम में आप ये लिखकर फार्मूला जो दिया हुआ है, और वेयर रीजन ये जरूर बताएं ये क्या होते हैं बच्चों। सीसी क्या है, डीडी क्या है, ओडी क्या है। चूंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। क्लियर करें कि है क्या ये, सीसी क्या है, डीडी क्या है, ओडी क्या है बच्चों। तो बच्चों क्लियर हो गया है, मुझे आशा है क्लियर हो गया होगा बच्चों। नहीं हुआ तो 1-2 बार इसको अच्छी तरह अपना पढ़ें ध्यान से, और बुक्स की हेल्प भी लें, अच्छी तरह करते रहें बच्चों, और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर बच्चों।